हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग ये चैप्टर नंबर बच्चों यहाँ 3 कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है बच्चों विद्युत धारा, जिसमें आज हम लोग बच्चों ये डिस्कस करेंगे कि मीटर से तो क्या होता है। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। उन्हीं किरचॉफ के नियम पर हमने एक और बहुत ही अच्छा सा परिपथ पढ़ा जिसका नाम था बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित बच्चों एक हम लोग यहाँ पे डिवाइस पढ़ने वाले हैं, या कहें कि हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों क्या, मीटर सेतु। अब आपके मन में आया होगा सर जी ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। अभी तो आप लोग 12th में हो, जब आप आगे जाओगे ना, जब बड़े बड़े और कुछ और एग्जाम्स की आप जब तैयारी करोगे, कुछ बच्चे हो सकता है कि आईआईटी में जाएं या फिर कुछ हो सकता है बीएससी करें या अलग अलग लाइन में आप जाओगे, कुछ बीटेक करेंगे, सबको वहां पे ये पढ़ने को मिलेगा और ये एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेगा। इसलिए यहां पर आपको इसका किताबी ज्ञान दिया जा रहा है कि आखिर ये मीटर से तो होता क्या है। चलिए फिर हम लोग बिना देर किए हुए ना आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों ये इसका लेक्चर नंबर 17 है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये मीटर सेतु आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि मीटर सेतु, और उसकी पहली लाइन होगी आपकी कि मीटर सेतु किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। या लिख सकते हैं आप कि मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जिससे आप किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यह बहुत ही ज्यादा सुग्राही होता है। मतलब इससे आप बहुत आसानी से, बहुत ही मैं कहूं कि एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो आप किसकी, बच्चों किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। समझना पहले स्टार्ट करते हैं कि मीटर सेतु क्या है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, कैसे कॉपी में लिखना है, एग्जाम में कैसे आएगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है कि पूरे आपको 5 नंबर मिले। पहले शुरू करते हैं, समझते हैं। बच्चों जैसा आप सभी जानते हो कि मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई थी कि जो मेरा मीटर सेतु होता है वो किसके सिद्धांत पे आधारित है बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज के। हमने अपना व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, और व्हीट स्टोन ब्रिज जो हमारा था वो हमने कुछ इस तरीके का एक परिपथ बनाया हुआ था। तो यहां पर भी आप देखोगे तो इसी प्रकार से 4 प्रतिरोध हमारे लगे होंगे। जरा ध्यान से देखना, इसको देखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे बच्चों कि ये क्या है, और अच्छे से समझेंगे। यहां पे हमने यहां पे एक क्या लगा दिया हुआ है, यहां हमने ये बैटरी लगा दी है, और उसके बाद ये हमने यहां कुंजी लगा दी है, और उसके बाद इसको हमने जोड़ दिया है। सबको ये बात पता है कि जब मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था तो मैंने बोला था कि ये हमारा ए पॉइंट होता है, और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है। इसके बीच में हमने कुछ जोड़ दिया था, और वो हमारा था एक गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या था बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर। अच्छे से समझना, उसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जाम में कि डेफिनेशन कैसे लिखना है। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, कुछ इसी तरीके से हमने बनाया था। हमने आपको बताया कि धारा यहां से बहना शुरू होगी और जाने के बाद यहां पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी और इससे जाएगी, फिर उसके बाद वापस यहां से होते हुए ये वापस आ जाएगी। तो कुछ ऐसा भी यहां पर भी है, जरा आप इसको ध्यान से देखिए। हमारे पास ये एक यंत्र टाइप का कुछ बना हुआ है, और मेज पे ये ऐसे ही होता है। अब अच्छे से समझना, एग्जाम में आएगा तो क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मीटर से तो आपने एक लाइन लिख दिया, ये डायग्राम बनाओगे, और इस डायग्राम की जो हेडिंग होगी वो होगी रचना। अब ध्यान से समझिए, इसमें एक मैग्नीन का तार होता है। अब मैग्नीन क्या है, ये मैग्नीन जो आपको यहां दिख रहा है ना, ये तार जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो तार आपको दिख रहा है, ये एक तार लगा हुआ है इसमें, और ये मैग्नीन का तार है। अब मैग्नीन एक धातु होती है, और इस तार की लंबाई 1 मीटर होती है। मैं बाद में डेफिनेशन बोल दूंगा, नोट कर लेना, पहले समझ लो। ये एक मैग्नीन का तार होता है, और इस तार की लंबाई जो बच्चों होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। तो हमने यहां लिखा कि ये जो मेरा तार है वो कितने मीटर का है बच्चों, ये तार हमारा 1 मीटर है, और बराबर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा 100 सेंटीमीटर का एक तार है बच्चों। इसके बाद अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे कुछ पिन लगी हुई हैं। देखिए यहां पे कुछ पिन लगी हुई हैं। अब ये और ये जो आप देख रहे हो दोनों एक ही हैं।
बस उसको रफली ऐसे बनाया गया व्हाइट में, और ये हमारा ओरिजिनली आपको दिखाया गया है। देखो इसी में आप समझ सकते हो कि हाँ ये हमारा एक क्या है, तार है, और इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है, देखो यहां मैं समझाऊंगा वहां बताऊंगा, ठीक। देखो अब उसके बाद यहां पे एक पिन लगी हुई है, यहां पर भी पिन है, यहां पर भी पिन है, यहां पर भी पिन है, और इस तरीके से हमारी पिन लगी हुई है, ठीक। ये हमारी पिन हो गई। इसको देखिए ध्यान से, ये हमारा ए पॉइंट है, तो बच्चों यहां पे जो हमारा 1 मीटर तार है इसको जोड़ते हैं हम लोग, यहां पे ऐसे जोड़ते हैं, ए से बी में हम लोग तार जोड़ते हैं। देखो ये ए हो गया, 1 सेकंड और इंतजार करना जरा, मैं आपको बस बताता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ठीक। ये हमने ना ये इसको सी किया हुआ है ना, या हमने इसको क्या लिखा हुआ सी, तो इसको डिलीट करते हैं, और इसको हमने बी लिखा हुआ है, इसको भी डिलीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग डिलीट कर देंगे, इसको हम लोग बी लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब है ऐसे टच होके होता है, सीएम सर को पता ही नहीं था कुछ। यहाँ पे बी है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये बी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सी है, अभी मैं लिख दूंगा इसको, ठीक। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ऐसा क्यों हो रहा है सीएम सर, अच्छा ब्लैक कलर लिया हुआ सीएम सर ने, इसीलिए नहीं चल रहा था। हाँ देखो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्चुअली लिख रहा था मैं वहां पे, ये हमारा बी है और यहाँ पे सी है, ब्लैक पे ब्लैक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ये आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका है बच्चों कौन सा, ए पॉइंट है। और उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका सी पॉइंट है। ए और सी के बीच में हम लोग तार को जोड़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ए और सी के बीच में ही हम लोग तार को जोड़ देते हैं। ए है और ये हमारा सी है, इसके बीच में तार जोड़ दिया, ये यहां से चलेगा, और चलने के बाद बच्चों ये बी है, इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये यहां से गया। उसके बाद देखो ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध जोड़ा गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ए और यहां बी मान लेंगे और इसके बीच में हम लोग प्रतिरोध जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहां पे इसमें एक ऐसे प्रतिरोध बच्चों जोड़ दिया है, ठीक है, यहां पे हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया और इसका कुछ नाम दे देंगे। ठीक ऐसे ही हम लोग इसको यहां जोड़ देंगे और इसका भी एक नाम दे देंगे कि हाँ भाई ये भी प्रतिरोध है। अब मान लो कि इस प्रतिरोध का नाम हमने दे दिया है R और इस प्रतिरोध का नाम दे दिया है हमने S। अब ये जो तार है इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता होगा। अब ये जो तार है जरा ध्यान से देखो, इस B पॉइंट को D से जोड़ा गया है। यार B तो मुझे A मिल गया, मुझे C मिल गया, मुझे अभी तक ना ये पॉइंट नहीं मिला है कि आखिर इसमें B कहां है और D कहां है। बच्चों ये इसको जोड़ा तो ये पॉइंट ये सारे पॉइंट हमारे B ही हैं, मगर हम इसमें बीच वाले को B ले लेते हैं क्योंकि देखो ये है तो तार ही ना भाई, है तो ये कोई पट्टी ही ना। और एक बात जान लो, ये तार मैग्नीन का है, ये जो पट्टी लगी हुई है ये पट्टी बनी है तांबे के धातु की। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जब मैं बीएससी कर रहा था अपने फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल किया है मैंने इसे। तो ये तांबे की एक पट्टी होती है, ये भी तांबे की पट्टी, ये भी तांबे की पट्टी होती है। यहां पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये पॉइंट हमारा कौन सा है, बी। अब जो ये बीच में मैग्नीन का तार लगा हुआ है, इस मैग्नीन के तार पे हमें पता है कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने ये मान लिया मेरे बालक, देखो मैं कलर बार बार चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि व्हाइट लगा हुआ है ना, इस पे कुछ लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे चेंज करना पड़े। मान लो बच्चों हमने यहां मान लिया कि हमारे पास इस बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट डी है, मैंने इसीलिए बीचों बीच में नहीं माना ताकि आप बीचों बीच में ना समझ लो इसको। यहां पे कहीं पर पॉइंट डी है और ए से लेकर डी के बीच की दूरी एल है, और ए से डी के बीच की दूरी तो एल है, लेकिन इसके बीच का इसकी तार का जो प्रतिरोध है ना वो हमने P मान लिया। हमने क्या मान लिया, इसके तार का प्रतिरोध क्या है, P है। तो देखो यहां पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका P है, इसका Q मान लेंगे, इसका R मान लेंगे, इसका S मान लेंगे। वैसे तो व्हीट स्टोन जब बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, और यहाँ पर आप बदली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो बोलो एक बार, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, मजे से आ गई होगी समझ में। इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक जो तार है भाई 100 सेंटीमीटर में L तो निकल गया, तो उधर फिर बचेगा कितना, इधर बचेगा बच्चों, मैं फीलिंग दिला रहा हूं आपको, तो ये बचेगा 100 में से L माइनस कर दोगे उतना बचेगा। और बच्चों ये तार हमारा सेंटीमीटर में होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर करते तो हैं पर इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं कि सेंटीमीटर में था या मीटर में। तो उसके बाद यहां पर भी ये हमारा सेंटीमीटर में ही होगा, और यहां से यहां तक हमने इसको ऐसे दिखा दिया कि भाई ये 100 माइनस L हो गया। बोलो बालक, क्या ये बात समझ में आई? अभी तो हम सिर्फ खेल कर रहे हैं, अब इतनी बात समझ आई। तो ये हमारा भाई एक सेटअप तैयार हो गया।
अब कॉपी पे जब आप बनाओगे ना तो सिर्फ इतना बनाओगे जो हमने यहां से यहां तक दिखाया। बोलो क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो हमने किया क्या भाई, इस तरीके से बनाया पट्टी, इधर पट्टी बनाया, इधर पट्टी बनाया और बीच में एक तार लगा लिया जो मैग्नीन धातु का है। तो ये तो हुई कहानी कि भाई हमने हेडिंग डाली मीटर सेतु और हमने लिख दिया कि मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है, उसका उपयोग। अब तो आप सोचोगे अज्ञात कैसे? इस डिवाइस में यहां पे हम लोग एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसका मान हमको नहीं पता होता, लेकिन R का मान हमको पहले से पता होता है। और इस तार का ये जो तार L है और ये है, अब इस तार पे जो D पॉइंट है उसको B से जोड़ना है और हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो हमने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस गैल्वेनोमीटर को इस पॉइंट से जोड़ दिया और इसको जोड़ने के बाद हम लोग इसको एक इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस गैल्वेनोमीटर को हमने इस डी पॉइंट से मिला दिया। अब आप सोचोगे सर ने घूम के क्यों मिलाया? अब हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत अच्छे से सुनना। मेरे पास कुछ यहां पे अलग से अभी दिखाने वाले हैं। इस चित्र को देखो मेरे बालक, इस चित्र को मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है। यहां पे हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्रतिरोध हमारे पास जो हमें ज्ञात करना उसको मैंने यहां जोड़ दिया बालक, जो ज्ञात करना उसको यहां जोड़ दिया। और R का मान हम अपने मन से एडजस्ट करेंगे, R का मान अपने मन से एडजस्ट करेंगे। और ये देखो हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है और ये गैल्वेनोमीटर कैसा होता है? संट युक्त होता है। मैं ऐसे ऐसे वर्ड बता रहा हूं ना, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये संट युक्त क्या है? 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि संट युक्त धारामापी, सॉरी संट युक्त, हाँ धारामापी भाई हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर। संट युक्त धारामापी क्या होता है? ये 3 बार पूछा गया और कहीं एनसीईआरटी बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है ये लाइन। याद कर लो कि संट युक्त धारामापी, रेड लाइन के ऊपर लिखोगे कि संट युक्त धारामापी वो धारामापी होता है, संट युक्त धारामापी वो धारामापी होता है जिसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है बच्चों भाई, इसमें कोई अवगुण नहीं है कि धारा को नहीं बहने देगा, समझ गए? तो संट युक्त धारामापी हमने जोड़ दिया। अब समझो यहां पे जो एक डिवाइस आपको दिखाई दे रही ना, इस डिवाइस को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक। आप इसको हिंदी में कुंजी बोल सकते हो। इसमें ये यहां पर ऐसे होता है जैसे पेन होता है ना, ऐसे। अब इसमें इधर तार लगा हुआ, इसको हम अपने इधर से गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है ऐसे जाके, और इधर जो है ये इसमें तार जो आपको दिख रहा था ना, जो मैग्नीन वाला था, उसमें टच करते हैं, उसमें टच करते हैं और इस जगह पर उसको हम ऐसा टच करते हैं। जरा ध्यान से समझो, वापस आते हैं, इसको समझिए। इस जगह पे उसको टच करते हैं कि इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, क्योंकि यही तो कहा था व्हीटस्टोन चाचा जी ने कि भाई धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहानी है बच्चों इसकी, ये मैंने पूरा बता दिया कि क्या होता है मीटर से, तो क्या करते हैं इसमें। अब मैं फिर से इसको 30 सेकंड में पूरा बताऊंगा। देखो इसमें हमने एक मैग्नीन का तार ले लिया, मैग्नीन के तार को A और C के बीच में जोड़ दिया। इस तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ये सब चाहो तो लिख सकते हो। इस तार की लंबाई 1 मीटर है। इस तार की लंबाई जब हमने 1 मीटर जोड़ दिया, इसके बाद हमने लिखा कि इस तार के बीच में एक पॉइंट D है जिसको हमने B से जोड़ा हुआ है, जिसके बीच में B और D के बीच में संट युक्त धारामापी जोड़ दिया है। और ऐसा हमने इसको D पॉइंट माना है कि इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप का मतलब भाई ये एक धारामापी होता क्या है? देखो वापस आओ, ये देखो इस धारामापी में यहां एक सुई लगी होती है, तो ये पॉइंट ये 0 पे होना चाहिए। अगर ये इधर को रहेगा ना, तो ये देखो ये इधर को रहेगा। अगर हम लोग इसको टच कर देंगे वो A वाले पॉइंट की तरफ, तो ये इधर जाएगा। इसको अगर हम लोग उस पॉइंट में टच कर देंगे तो इधर जाएगा। लेकिन हम इसको कहीं बीचों बीच में या कुछ ऐसी वैसी जगह पे टच करेंगे कि जहां पे इसका विक्षेप नहीं होगा, भाई 0 पे रहेगी एकदम सीधे ऐसे ऐसे। ठीक, बोलो बालक, क्या ये बात समझ में आई? तो ये कहानी है हमारी इसकी। अब ना मैं आपको किताबी ज्ञान देता हूं, समझिए मेरी बात को। क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इसको लिखा, उसके बाद रचना लिखोगे। रचना में बोल देता हूं, लिख लो। 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार AC एक लकड़ी के आधार पर कसा हुआ है। ठीक है, इस तार का प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तार के सिरे A व C को L आकार की तांबे की प्लेटों से जोड़ा गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक तांबे की तीसरी प्लेट है। देखो है ना तीसरी प्लेट, ठीक, तीसरी प्लेट है।
तांबे की इस प्लेट को संयुक्त धारा मापी से जोड़ दिया जाता है। नोट्स में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। जोड़ दिया जाता है। इस धारा मापी में एक कुंजी जुड़ी होती है जिसे तार के प्रत्येक स्थान पर स्पर्श कराया जाता है। देखो कुंजी जुड़ी हुई है जिसे तार के प्रत्येक स्थान पर स्पर्श कराया जाता है। तो ये तो हुई कहानी बच्चों किसकी, इसकी जो मैंने ये रचना बताई कि आखिर होता क्या है। अब ध्यान से सुनो कि आखिर हम इसमें करते क्या है बालक। ठीक है, तो मैं जरा सा पानी पी लूं पहले। अब आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रुकूंगा नहीं, वीडियो कट हो जाएगा इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। ये चित्र बनाना है और इसको चाहो तो बनाओगे, चाहो तो नहीं बनाओगे। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सबसे पहले देखो ना, इसको हम कट करेंगे यहां से लेकर, क्योंकि हमें इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको समझा दिया। लिख लिया, रचना हो गई, एक लाइन लिख लिया। अब आपको ना हेडिंग डालनी है कि कार्यविधि, और लिखना नहीं है कुछ, मैं बोलूंगा तब लिखोगे, पहले समझो। ठीक है, अच्छे से समझना। पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ये माना कि माना हमारा ए बी, माना ए से लेकर बी, सॉरी ए से लेकर, हाँ माना ए बी के बीच, माना ए बी के बीच, हमने ए बी के बीच कुछ मान लिया है। माना ए बी के बीच आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध ए बी के बीच आर प्रतिरोध व बी सी के बीच, बी सी के बीच अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात एस प्रतिरोध है। कैसा है बच्चों, कौन सा है जो हमें ज्ञात करना है। अब ये आर ना एक बॉक्स लगा होता है यहां पे, जिसमें बहुत सारे प्रतिरोधों के मान होते हैं, बस कुंजी दबा देंगे उतना प्रतिरोध सेट हो जाएगा। तो हमने लिखा ए बी के बीच प्रतिरोध आर प्रतिरोध है, बीसी के बीच अज्ञात प्रतिरोध हमारा कौन सा है बच्चों, बीसी के बीच हमने मान लिया कि हमारा कौन सा प्रतिरोध है, एस है। अब करेंगे क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए से डी के बीच तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः एडी के बीच, एडी के बीच प्रतिरोध हमने मान लिया है कि क्या है बच्चों, P, ये हमने मान लिया है। तो हमने बता दिया था आपको पहले ही कि ये P है, तो P बराबर, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी क्लास में भी पढ़ा है कि भाई R बराबर क्या होता है, R बराबर भाई रो बराबर राल, और R बराबर मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया हुआ कि रो L/A। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है मेरे से भी कि भाई ये फॉर्मूला होता है रो L/A। क्लियर हुआ, बोलो इतनी बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, L/A यहां से हमने ये निकाल लिया। अब इसी को हम लोग यहां पुट करेंगे तो P का वैल्यू जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, देखो P का आएगा यहां से रो, उसके बाद L और बाई A, और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। हाँ, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि भाई D से C तक के बीच में क्या प्रतिरोध है, तथा DC के बीच प्रतिरोध। ये है बहुत आसान बच्चों, DC के बीच प्रतिरोध। अब DC के बीच प्रतिरोध हमने कितना मान रखा था कि भाई यहां पे हमारे पास अगर P प्रतिरोध है यहां पे, तो यहां पे हमारे पास कितना प्रतिरोध होगा, यहां पे मैंने माना था कि PQ, हाँ Q है बच्चों, D यहां हो गया ना इतना। चलो इसके बीच हमने मान लिया है कि हमारे पास Q है। अब ये Q माना है तो रो हो गया। अब इसके बीच ये तार की लंबाई कितनी है, बोलो इस तार की लंबाई कितनी है, 100 - L। तो हम L नहीं लिखेंगे, हम 100 - L लिखेंगे बालक। तो हमने लिखा कि 100 - L, तो 100 - L लिखा बालक। अब बालिकाएं भी, और उसके बाद ये हमारा A हो गया, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया बालक, 2 हो गया। बोलो क्या ये बात समझ में आई, झमक से आई होगी ना। अब हम समीकरण नंबर 1 को देखें और समीकरण नंबर 2 को देखें। हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 से हमने नहीं सोचा इनके बारे में कुछ, और दोनों को डिवाइड कर दिया। तो P/Q इज इक्वल टू, अब देखो जरा ऊपर वाले को ऊपर, रो L/A। ठीक है, अच्छे से लिखो शिवम सर। तो ये L/A, उसके बाद रो L माइनस बालक 100 - L, और उसके बाद A। अच्छा एक बात बताओ, स्टेटमेंट में हमने कुछ बोला था ना पहले, मैंने कहा था कि इनका चालक तार है, इनका समान क्षेत्रफल है, बोला था
हाँ भाई, समान क्षेत्रफल का तार है, इसका मतलब ए का मान समान होगा, और तार तो एक ही है, धातु भी मैग्नीन है। कोई नहीं बताएगा ये बात, पढ़ लो अभी, नहीं जिंदगी में बाद में पछताओगे। बच्चों रो क्या है? रो तो विषय प्रतिरोध है ना। रो का मान तो तब बदलता है जब हम तार को बदलते हैं। हमने तार को तो नहीं बदला ना, कि इधर कोई दूसरा उधर कोई दूसरा हो, इसका मतलब रो का मान भी समान होगा दोनों के लिए ना। हाँ, तो ये रो का मान भी समान होगा। तो बच्चों हमने रो का मान भी समान कर दिया। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये रो से रो कटा ना, ए से ए कटा ना, और हमारे पास P अपॉन Q बराबर बचता है L और बटे 100 माइनस L, बचेगा ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो अब हम आ गए अपने ब्लैंक वाले पेज पे। हमने यहां लिखा कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू, P अपॉन Q इज इक्वल टू, हमने लिखा L और नीचे लिखा हमने 100 माइनस L। बोलो क्या है बात समझ में आई? लेकिन हम लोग व्हीट स्टोन को जानते हैं, और जो हमने अपना अभी अभी एक चित्र बनाया था कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये मत सोचना सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको यहां पे कुछ इसलिए बना के दिखा रहे हैं ताकि आप भी ना ये समझो अच्छे से, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूं आजकल के बच्चे ना कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए। उनको ये लगता है कि यूट्यूब पे मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, बट एक बात बच्चों अच्छे से जान लो, यूट्यूब पे आज भी कुछ ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था वो हमारा ए पॉइंट यहाँ पे था, या आप यहाँ पे कह सकते हो या यहाँ पर भी कह सकते हो, बात एक ही है बालक। तो यहाँ पर भी आप ए पॉइंट कह सकते हो। हमने इसको इससे जोड़ा था और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया था कि ये हो गया ऐसे, यहाँ पर भी हमने एक ऐसे प्रतिरोध लगा दिया था, ठीक है? और इसको ये हमने S माना था और ये हमारा अज्ञात था। यहाँ पे एक पॉइंट था और ये हमारा A था, B था, और यहाँ पे ये हमारा C था, या आप इसको यहाँ भी C बोल सकते हो यार बालक, एक ही बात है। अब हमने इनको ऐसे जोड़ दिया था और ये हमारा तार था, और यहाँ पे हमारे पास D पॉइंट था, यहाँ पे हमने ये गैल्वेनोमीटर लगाया था और इसमें हमने एक कुंजी लगा दी थी और जो सर्पी थी। इस तरीके का डायग्राम बनाया था। बोलो समझ में आया? ठीक, ताकि रटना ना पड़े। ठीक, अब हमने क्या किया था, अगर ये हम लोग जानते हैं कि जी में कोई विक्षेप नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि जी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। बच्चों अगर इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तब बच्चों यह व्हीट स्टोन, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि व्हीट स्टोन सिद्धांत पर है, व्हीट स्टोन सिद्धांत का पालन करेगा। अभी मैंने पिछले वीडियो में लिखा था, एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लिखा था अनुसरण करेगा, ठीक है? फिर एक बच्चे ने मेरे पास कॉपी भेजा, बोला सर देखिए मेरा, हमने कंप्लीट कर लिया, मेरा देखिए सही है। उसने बोला, मैंने उसकी कॉपी को अच्छे से पढ़ा, उसने लिखा था व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन सिद्धांत का पालन करता है। उसने पालन लिखा, मैंने अनुसरण कहा था। गुड, कीप इट अप। समझते हो, मैं कॉपी भी देखता रहता हूँ सबकी। चलो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता रहता हूँ। अभी चलो जो बच्चा था वो समझ गया होगा अभी। चलो ये पालन करेगा, क्लियर हुआ? इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये बात आप चाहो तो कॉपी के इसके बगल में लिख सकते हो, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब आप इस तरीके का काम करें तो साइड में लिखो, बस पेपर में इसको नीचे ही लिख के आना, बड़ा लगता है देखने में। ठीक है, तो बच्चों P अपॉन Q की जगह पे हम लिख सकते हैं R अपॉन S और इज इक्वल टू और L बाई 100 माइनस L। बालक बोलो, बालक समझ में आई बात? अब हम लोग को ये बात तो अच्छे से पता है कि यार हम इसमें S का मान नहीं जानते, वो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, तो S का मान निकालोगे तो क्या आएगा, पलट दो, तो S अपॉन R इज इक्वल टू, भाई अब देखो इतना तो यार समझदार हो ही तुम लोग, S अपॉन R करोगे ये भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस L और नीचे हो जाएगा L, और उसके बाद ये जो R है ये इधर गुणा हो जाएगा, पलट के गुणा कर दिया। यहां से हमारे पास आ गया है क्या, इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे एक लाइन लिखोगे कि अतः तार की लंबाई को ज्ञात करके, भाई ये इसमें तार है ना, तार को यहां मेजर कर लेंगे, भाई कितना लंबा तार है हम इधर मेजर कर लेंगे एक तरफ की L का वैल्यू क्या है, इधर देख लेंगे हमारा L का वैल्यू क्या है, उठाकर जम से इसमें झोंकेंगे
और आर का मान बॉक्स से देखेंगे, ये अज्ञात वाले प्रतिरोध का मान निकल आएगा। समझ में आई बात की नहीं? निकल आएगा कि नहीं बोलो? कैसे करोगे भाई? एल का मान यहां से देख लोगे रीडिंग में खुट 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 कितने सेंटीमीटर है, निकाल लिया। निकालने के बाद अज्ञात प्रतिरोध यहां वाला तो ज्ञात है ना, और यहां वाला अज्ञात है, और झाम से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों बोलो, क्या रटने की आवश्यकता है? ना, कभी नहीं। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः अज्ञात नहीं, अतः तार की लंबाई को ज्ञात करके, तार की लंबाई को ज्ञात करके और ज्ञात प्रतिरोध आर का मान, ज्ञात प्रतिरोध आर का मान रख के हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह हुई कहानी बच्चों। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम पॉइंट क्या होता है आज के सेशन का। अच्छे से समझना, यहां हम हेडिंग डालोगे और वो होगा एग्जाम पॉइंट। कैसे आप एग्जाम में करके आओगे इसको? सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डालोगे, ठीक है? हेडिंग डालोगे बच्चों, और हेडिंग होगी आपकी क्या? मीटर सेतु। आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद हेडिंग डालने के बाद आप इसके बारे में 2 लाइन लिखोगे कि भाई मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि यह अत्यंत सुग्राही होता है और इससे आसानी से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे रचना, और रचना में आप उसको चित्र बनाकर आओगे। ठीक है, उसका चित्र बना के आओगे, जो मैंने बोला था वो भी लिख के आओगे। जब ये रचना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप हेडिंग डाल के आओगे कार्यविधि, और कार्यविधि में आप क्या झोंक के आओगे बच्चों? जो मैंने आपको ये अभी कराया था, ये आप यहां से शुरू करोगे, यहां तक आओगे, उसके बाद फिर यहां से शुरू करोगे, यहां तक आओगे। लेकिन उसी कार्यविधि में पहले कुछ और भी लिखोगे, वो मैं बोल देता हूं। चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चों, लिख लो। सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में कोई प्रतिरोध आर निकालते हैं। आर निकालने का मतलब कि भाई इसमें से हम लोग आर का मान पहले कोई निकाल लेंगे। ऐसा भाई आर का मान कोई ऐसा निकाल लेंगे जिसके लिए हमारी ये जो विक्षेप है वो शून्य हो जाए। देखो दोनों चीजें करते हैं, एल के मान को भी सेट करते हैं ऐसा, आर के मान को भी सेट करते हैं कि विक्षेप शून्य हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, तथा कुंजी के को बंद करते हैं। ये जो हमारी कुंजी के थी ना, कहां पे थी बालक? ये जो हमारी कुंजी के थी, कहां लगी होती है कुंजी? अभी अभी दिखाई थी बच्चों, यहाँ पे एक कुंजी लगी होती है इसमें। ठीक है, इसमें एक कुंजी लगी होती है, चित्र में मैंने दिखाई थी। उस कुंजी के को बंद कर दिया, मतलब स्विच को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कुंजी के को बंद करने का मतलब समझते हो? धारा बहने लगी। ठीक है, सर्पी कुंजी द्वारा एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, या मतलब वही जो कुंजी सर्पी वाली, ये वाली, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। उस धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। उसके बाद लिखोगे इस स्थिति में बिंदु बी तथा डी पर विभव का मान समान रहता है। हाँ, ये बात जरूर लिखना कि भाई इस बी पर और इस डी पर विभव का मान समान होगा, और विभव का मान अगर समान होगा इसका मतलब विभवांतर 0 होगा, और जिसमें विभवांतर 0 होगा उसमें धारा नहीं बहेगी। यह है कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात? उसके बाद अतः बिंदु बी पर शून्य विक्षेप स्थित कहलाता है। इसका मतलब शून्य विक्षेप स्थित को रेड लाइन से लिखोगे, मतलब अंडरलाइन कर लेना कि शून्य विक्षेप स्थित मतलब ये हमारा धारा मापी में कोई धारा ना बहना चाहिए। अब तार के दोनों भागों ए बी व बी सी की लंबाइयों को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर यहां से कंटिन्यू कर दोगे। बोलो बालक, क्या आप लोगों को ये आज का जो मेरा सेशन है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है? जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्या वो अच्छे से क्लियर हुई है या नहीं? एक बार मुझे अब आप लोग बताएंगे। और हाँ, अभी जाना नहीं, आप लोगों के लिए मैं कुछ बोल के जाना चाहता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ थोड़ा बोल के जाते हैं। हाँ, अभी मैं कुछ, हाँ, ये 2 लाइन है आपके लिए कि अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। ये जो 2 लाइन है ना,
ये बहुत ही ज्यादा आपको मोटिवेट करेंगी। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा इनको कि अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन इसी के साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम लोग अब मिलेंगे अगले सेशन में। छोटा सा मेरे एक टॉपिक रह गया है और कुछ मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। ये हमारा सेशन जो आज का था वो फाइनली खत्म हो गया है। 17 वीडियो हमने इस चैप्टर में दिए हैं, एक और देंगे, 18 में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक को, और उसके बाद आप तो जानते ही हो कि प्रकाश में तो शिवम सर माहिर है, 10th में आपने देख ही लिया है, विद्युत में हम लोग अभी चल ही रहे हैं अच्छे से। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब एक बात आपको बोलकर जाऊंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप मेरे साथ फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया हुआ है, लेकिन ओनली मैसेज, प्लीज डोंट कॉल। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैसेज भी करना। और उसके बाद इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज्ञानोदय के गुरुजी हैं तो संभव है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।